हेलो एवरीवन, चलिए अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में ऑप्शंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो हम अपनी बात की जो बिगनिंग है वो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ करेंगे। अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि इसको कॉन्ट्रैक्ट, मैं ऑप्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो पार्टीज के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनको लेकर के ये दोनों पार्टीज एग्री करती हैं, तो एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऑप्शंस ना बोल करके इसको ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। तो अगेन उस बात के ऊपर वापस आता हूं मैं कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैं अपनी बात की जो बिगनिंग है वो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक मोशन ग्राफिक्स की बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्लिप तैयार करी। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगी, आप इसको वॉच करिए। यहाँ पर आप कुछ बातें हैं जिनको आप ऑब्जर्व करके अच्छी तरह से देखने की कोशिश करिएगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्लिप पसंद आनी चाहिए। तो ये मैं रिमाइंड करा दूं आपको कि हम ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो पहला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम समझने जा रहे हैं और उसको समझने की दिशा में ही ये जो क्लिप मैं प्ले कर रहा हूँ ये उसी की दिशा में एक स्टेप है। ठीक है जी, तो चलिए मैं इस क्लिप को प्ले करता हूँ।
एक्सप्लेन भी करता हूँ। यहाँ पर आपको एक पार्टी दिखाई पड़ रही है जो कि ऐसा सोच रही है कि केयन का प्राइस आगे चल करके बढ़ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर स्टॉक को चूज किया है जिसका नाम है केयर्ड। ठीक है जी, तो जैसा हमें पता है कि जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर प्ले करते हैं तो हमारा एक किसी भी स्टॉक को लेकर के एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ये स्टॉक आगे चल करके बढ़ेगा या स्टॉक आगे चल करके गिरेगा। तो उसी तरह से एक पार्टी है जिसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो केयर्न का स्टॉक है, जो केयर्न का शेयर है, इसका आगे चल करके प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दूसरी पार्टी दिखाई पड़ रही है जिससे पूछ रही है हेलो क्या सोच रहे हो तुम। तो ये पार्टी जवाब दे रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि केयर्न का प्राइस आगे चल करके बढ़ेगा। तो ये दूसरी पार्टी पूछ रही है कि भाई व्हाई डोंट यू बाय नाउ, भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि शेयर का प्राइस आगे चल करके बढ़ जाएगा तो तुम अभी खरीद क्यों नहीं लेते हो। तो अब ये पार्टी बोल रही है कि नो आई डोंट वांट टू बाय नाउ। भाई इसकी कोई भी वजह हो सकती है, भाई कोई व्यक्ति है वो अभी नहीं खरीदना चाहता है, इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उसके पास अभी पैसा हो, भाई आपको लग रहा है कि मार्केट अभी बढ़ेगा लेकिन हो सकता है कि आप इसे भी ना खरीद पाए, कोई भी रीजन हो सकते हैं। आगे बोल रहा है कि आई वांट टू बाय आफ्टर 3 मंथ्स। ये बंदा कह रहा है कि मैं आगे 3 महीने बाद इसको बाय करना चाहता हूँ। तो फिर अगेन ये दूसरी पार्टी बोल रही है कि बाय देन इट विल बी कॉस्टली, कि भाई जब तक 3 महीने तुम इंतजार करोगे खरीदने का तब तक तो ये स्टॉक और ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें अभी लग रहा है कि ये इसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो आगे चल करके तो ये डेफिनेटली महंगा हो जाएगा। कह रहा हाँ इसी बात को लेकर के मैं थोड़ा सा वरीड हूँ कि अभी मुझे खरीदना नहीं है और इसी स्टॉक के अंदर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 3 महीने बाद मैं किसी वजह से इसको खरीद पाऊंगा, लेकिन मुझे इसी बात की चिंता है कि जब तक मैं इसे खरीदने की स्थिति में होऊंगा तब तक ये और ज्यादा महंगा हो चुका होगा। तो मैं चाह रहा हूँ ये जो पूरा एक जो सिचुएशन, एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, तो आप इस स्टोरी को, इस सिनेरियो को अच्छी तरह से आप समझें। तो अब ये जो दूसरी पार्टी है ना, ये थोड़ी सी एक चालाक पार्टी है ये पहली वाली पार्टी जो कि स्टॉक को 3 महीने बाद खरीदना चाहती है ना, ये उसको एक डील ऑफर करने जा रही है। ठीक है ना, देखिए क्या बोल रहा है कि ओके आई गिव यू अ स्मार्ट डील। तो ये जो पहला वाला बंदा है जो व्हाइट शर्ट में आपको नजर आ रहा है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज दैट डील, वो डील क्या है भाई। कह रहा है कि भाई अगर तुम खरीदना चाहते हो ना तो मुझसे इन स्टॉक्स की बुकिंग करा लो। बात समझ रहे ना, आप याद करिए हाउसिंग वाला, मैंने आपको हाउसिंग सोसाइटी वाला का एग्जांपल दिया था। तो ये पार्टी जो है, ये काले कोट वाली जो पार्टी है, ये एक ऑफर दे रही है इस व्हाइट शर्ट वाले को कि भाई अगर तुम्हें खरीदना ही है ना, 3 महीने बाद खरीदना है तो चलो कोई बात नहीं, तुम क्या करो ना, इन शेयर्स की बुकिंग करा लो। समझिए ना बुकिंग में क्या होता है। आगे ये बता रहा है, इस बुकिंग की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। कह रहा है कि कोई सेटलमेंट डेट होगा, यानी कि आगे किसी फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर, यानी कि जो कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आगे हो सकती है। ये कह रहा है कि मैं तुम्हें 160 रुपए पर मैं तुम्हें ये केयर्न के शेयर्स जो हैं वो तुम्हें बेच दूंगा, मैं तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जो है, ये एक टेक्निकल वर्ड है। स्ट्राइक प्राइस जो है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एग्रीड प्राइस होता है उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, धीमे धीमे मैं आपको एक एक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपका काम है उसको याद रखना। तो यहाँ पर 2 टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की। एक है सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट वो डेट होगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीड डेट होगी, यानी जिस डेट के ऊपर जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगी, पूरी तरह से सेटल करेंगी। ठीक है जी। और स्ट्राइक प्राइस जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीड प्राइस होगा। तो ये इस तरह से ये डील जो है, इसकी डिटेल्स जो हैं वो पहली वाली पार्टी को प्रेजेंट की जा रही है। यहां पर आपको बताया भी जा रहा है कि सेटलमेंट डेट कौन सी होगी। ये वो डेट होगी व्हेन बायर कैन कम टू बाय, जब बायर जो है स्टॉक्स की डिलीवरी के लिए सेलर के पास आ सकता है। और स्ट्राइक प्राइस क्या है, प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये वो प्राइस है जिसके ऊपर बायर और सेलर जो है वो एग्रीड होंगे। ठीक है जी, वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये व्हाइट शर्ट वाला बंदा बोल रहा है, यानी कि बायर, अब इसको मैं बायर बोलता हूँ। ठीक है जी। कह रहा है कि सीम्स अ गुड डील। कह रहे हैं यार डील तो कुछ अच्छी लग रही है कि मैं तुमसे क्या कर दूं, इन स्टॉक्स को अभी से बुक करा दूं और फ्यूचर में आगे किसी सेटलमेंट डेट के ऊपर जो कि हम तय कर लेंगे उसके ऊपर आकर के मैं तुमसे 160 रुपए के भाव से केयर्न के स्टॉक्स परचेज कर लूंगा। कह रहा है लेकिन ये एक बात और जोड़ रहा है, कह रहा है व्हाट इफ आई डू दिस कॉन्ट्रैक्ट नाउ बट लेटर ऑन सेटलमेंट डेट आई चेंज माई माइंड। ये बंदा जो है, यानी कि जो बायर बंदा है, ये सेलर से बोल रहा है कि भाई ठीक है अभी मैं तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं आज तो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लूं लेकिन जब सेटलमेंट डेट आए तब मैं अपना माइंड जो है बदल दूं।
अब ये सेलर बंदा पूछ रहा है बट व्हाई वुड यू डू दैट, तुम ऐसा क्यों करोगे? ये बंदा बोल रहा है यानी कि बायर बोल रहा है कि आई मे गेट अ बेटर प्राइस इन द मार्केट, कि नहीं भाई ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि जब सेटलमेंट डेट आए 3 महीने बाद तो मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो हो कि मार्केट में मुझे किरण जो है तुमसे ज्यादा बेटर प्राइस में मिल जाए, यानी कि अभी कॉन्ट्रैक्ट 160 रुपए पे होने की बात हो रही है लेकिन 3 महीने बाद तो कुछ भी स्थिति हो सकती है ना। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां पर जब 3 महीने बीत जाएं और एक ऐसा सिनेरियो पैदा हो कि इस बायर को जो किरण के जो स्टॉक्स हैं वो 160 रुपए से कम प्राइस पर मिल जाए। तो यहाँ पर सेलर बोल रहा है कि भाई देखो जो मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा ना उसके अंदर तो मेरा प्राइस यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस है ना वो तो फिक्स हो जाएगा, यानी कि आज मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो आज मैं ये स्ट्राइक प्राइस को क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। तो मैं तो उसी रेट पर ही तुमसे ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। आगे बोल रहा है कि द प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट इट फिक्स्ड, आई विल नॉट चेंज इट नो मैटर व्हाट द मार्केट प्राइस इज ऑन द सेटलमेंट डेट। आगे फर्दर ये सेलर बोल रहा है कि भाई देखो आज मैं तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, इस स्टॉक को बेचने का 160 रुपए की स्ट्राइक प्राइस तय करूंगा, यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फिक्स प्राइस होगा वो 160 रुपए का होगा। और उसके बाद कुछ भी हो जाए आगे जाकर के मार्केट भले ही गिर क्यों ना जाए यानी कि प्राइस कम हो जाए, लेकिन मैं अपने प्राइस नहीं कम करूंगा क्योंकि मैंने तुमसे 160 रुपए के भाव से ही कॉन्ट्रैक्ट किया है इन स्टॉक्स को बेचने का। तो अब ये जो बायर है कह रहा है भाई अगर ऐसी बात है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो भाई ये मेरे लिए प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। कह रहे कि अगर मार्केट प्राइस अगर गिर जाएगा तो मुझसे अभी भी 160 रुपए का फिक्स प्राइस चार्ज करोगे? कह रहे कि हाँ आई टोल्ड यू प्राइस इज फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि हाँ ये तो मैं तुमसे बता ही रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया 160 रुपए का। कह रहे लेकिन तुम्हें एक बात तो और भी सोचनी चाहिए ना कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मार्केट जैसा कि तुमको भी लग रहा है कि मार्केट आगे चल करके तेज हो जाएगा, मार्केट में केन के जो स्टॉक है ये और ज्यादा महंगा हो जाएगा, इसके प्राइस और बढ़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी तो तुम्हें सेम ही प्राइस के ऊपर यानी कि 160 रुपए पे ही खरीदने का मौका मिलेगा। तो तुम ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो? तुम तो सिर्फ ये सोच रहे हो कि प्राइस गिर जाएगा। तुम ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो जैसा कि तुम्हें एक्चुअली में लग रहा है कि इसका प्राइस तेज हो जाएगा? ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में भी तुम्हें जो फिक्स प्राइस है यानी कि 160 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है उसी पे ही ये माल खरीदने का मौका मिलेगा। कह रहा है इसके बारे में सोचो तुम। कह रहा है बायर बोल रहा है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो यार, बट आई वॉन्ट फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन मुझे ना इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब ये जो सेलर है ना ये थोड़ा सा इसका मूड थोड़ा सा खराब हो रहा है। कह रहा है क्या फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हो? अब बायर बोल रहा है कि ना हाँ मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मुझे कुछ इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि अगर मेरा मन हो तो मैं तुमसे बाई करूं और अगर मेरा ना मन हो तो मैं तुमसे बाई ना करूं। आप समझ रहे ना ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसको ये तो लग रहा है कि प्राइस आगे बढ़ेगा, लेकिन ये इस बात को लेकर भी चिंतित है कि अगर कहीं प्राइस गिर गया तो उसके बावजूद भी इसको इससे 160 में खरीदना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी चाह रहा है। अब ये सेलर बोल रहा है ओहो यार तुम तो एक स्मार्ट आदमी लग रहे हो मुझे, ये भी ज्यादा चौड़े हो गए। ये बोल रहे हैं हाँ भाई मैं तो एक स्मार्ट व्यक्ति हूँ। तो अब सेलर बोल रहा है कि देखो भाई जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्राइस है यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो तो मैं नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे सकता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर ऑप्शन की बात निकल करके आ रही है। सेलर बोल रहा है कि देखो भाई स्ट्राइक प्राइस तो मैं नहीं चेंज करूंगा, लेकिन मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना एक ऑप्शन डाल सकता हूं। कह रहा अब बायर पूछ रहा भाई ये ऑप्शन क्या है? तो सेलर बता रहा है कि भाई ये कॉल ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, यहीं से कॉल ऑप्शन का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूं। कह रहा भाई ये कॉल ऑप्शन है विच विल इंटाइटल यू विद चॉइस ऑफ प्रिविलेज टू बाय और नॉट टू बाय एट फिक्स प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे भाई ये ऑप्शन जो है इससे तुम्हें ये राइट मिल जाएगा कि तुम्हारा मन हो तो मुझसे बाई करो और तुम्हारा मन ना हो तो मुझसे बाई ना करो। ध्यान से सुनिएगा, कॉल ऑप्शन से किसी व्यक्ति को क्या मिलता है? कॉल ऑप्शन से किसी व्यक्ति को एक ऐसा राइट मिलता है जिसकी मदद से वो मर्जी हो तो बाई करे और मर्जी ना हो तो बाई ना करे। ठीक है जी। कह रहे यस, अब ये कॉल ऑप्शन तो मुझे कुछ बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये तो। कह रहा अभी रुको होल्ड ऑन, सेलर बोल रहा है। कह रहे दिस कॉल ऑप्शन विल कॉस्ट यू अ बिट। कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो मैं कॉल ऑप्शन की तुम्हें फैसिलिटी दे रहा हूं ना ये तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगी, इसके लिए ना तुम्हें कुछ पे करना पड़ेगा, इसकी कुछ कॉस्ट भी होगी। कह रहे कि आई विल चार्ज यू ₹10 फॉर दिस प्रिविलेज और चॉइस। कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये जो चॉइस की फैसिलिटी दे रहा हूं, ये जो चॉइस का प्रिविलेज दे रहा हूं मैं तुम्हें, तो इसके लिए ना मैं 10 रुपए ना अलग से चार्ज करूंगा मैं तुमसे। कह रहे दिस इज द प्राइस ऑफ द ऑप्शन। कह रहे ये जो 10 रुपए मैं अलग से चार्ज कर रहा हूं ना, जो मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूं, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं,
कौन सा ऑप्शन? कि तुम्हारी मर्जी तुम मुझसे बाई करो या तुम्हारी मर्जी तुम मुझसे बाई ना करो। तो ये उस ऑप्शन के अगेंस्ट 10 रुपए हैं। कह रहे हैं कि इस ऑप्शन के अगेंस्ट जो मैं तुमसे पैसे चार्ज कर रहा हूं 10 रुपए के ना, इसको तुम टेक्निकली प्रीमियम भी बोल सकते हो। अब ये अगेन एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट इसके अंदर जुड़ गया, जिसको हम किस नाम से बुला रहे हैं? प्रीमियम के नाम से बुला रहे हैं। अब ये बायर जो है ना, कह रहा है भाई मुझे सोचने का थोड़ा सा टाइम दो। कह रहे हैं विल यू एडजस्ट दिस अमाउंट, यानी कि प्रीमियम व्हेन आई बाय फ्रॉम यू। कह रहा अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब मैं अगर तुमसे बाई करना चाहूंगा, यानी कि मैं ऐसा मन बनाऊंगा कि ठीक है 160 रुपए का जो स्ट्राइक प्राइस है, मैं सेटलमेंट डेट के ऊपर मैं तुमसे इसी डेट के ऊपर बाई करूं, तो जो 10 रुपए मैं तुम्हें पहले दे रहा हूं, क्या तुम इसे एडजस्ट करोगे? यानी कि बात समझ रहे ना, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि यानी कि अभी मैं तुम्हें 10 दे रहा हूं, तो आगे चल करके क्या 150 देने पड़ेंगे? यानी 10 रुपए क्या तुम इस डील के अंदर एडजस्ट करोगे? कह रहा है कि और विल यू रिफंड दिस अमाउंट व्हेन आई डोंट बाय फ्रॉम यू। और कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें मैं तुमसे माल ना खरीदूं, यानी कि कियन के स्टॉक्स ना खरीदूं सेटलमेंट डेट के ऊपर, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑप्शन की क्लॉज है, तो क्या तुम मुझे 10 रुपए रिफंड कर दोगे जो मैं तुम्हें प्रीमियम के तौर पे दे रहा हूं? अब देखिए इसको गुस्सा आ गया, इसका गुस्से से जो चेहरा है वो बिल्कुल तमतमा गया है। ये बोल रहा है नो, कह रहे दिस इज द प्राइस ऑफ द ऑप्शन और चॉइस और प्रिविलेज विच यू एंजॉय। कह रहा है कि भाई ये जो 10 रुपए मैं ले रहा हूं ना, ये कियन के स्टॉक के लिए नहीं ले रहा हूं, ये तो मैं उस चॉइस के लिए ले रहा हूं, ये तो मैं उस ऑप्शन के लिए ले रहा हूं जो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दे रहा हूं। यानी कि कौन सा ऑप्शन? तुम्हारी मर्जी तुम मुझसे बाई करो, तुम्हारी मर्जी तुम मुझसे बाई ना करो। तो इस 10 रुपए को ना उस 160 रुपए से जोड़ के ना देखो, ये 10 रुपए तो तुम्हें उस राइट के अगेंस्ट हैं जो मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दे रहा हूं। कह रहे हैं कि ये जो प्रीमियम के 10 रुपए होंगे ना ही ये एडजस्ट होंगे और ना ही ये रिफंड होंगे। ध्यान से सुनिएगा, प्रीमियम को मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको स्ट्राइक प्राइस को एक्सप्लेन किया है, आपको सेटलमेंट डेट को एक्सप्लेन किया है। कह रहे कि दिस प्रीमियम इज इन एडिशन टू द स्ट्राइक प्राइस, द प्राइस फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो बायर है इसके पास अब ये कुछ और सोचना चाह रहा है। कह रहे भाई लेट मी थिंक अगेन, मुझे एक बार फिर से सोचने दो। तो देख रहे हैं इसके दिमाग में सारा कैलकुलेशन चल रहा है। ये सोच रहा है कि इफ मार्केट राइजेस आई हैव द कंफर्ट ऑफ बाइंग एट फिक्स प्राइस। ये सोच रहा है कि भाई अगर कियन का स्टॉक का प्राइस जो है ना अगर बढ़ जाता है ना, तो भी मुझे 160 रुपए पे ही खरीदने का मौका मिलेगा। और ये सोच रहा है कि अगर इफ मार्केट फॉल्स, अगर मार्केट गिर जाता है, आई विल नॉट बाई फ्रॉम दिस मैन एंड स्ट्राइक प्राइस। तो कह रहा है कि मैं तो फिर इस व्यक्ति से, यानी कि इस सेलर से ना 160 रुपए पे माल नहीं खरीदूंगा, यानी कि स्ट्राइक प्राइस पे माल नहीं खरीदूंगा। कह रहा है ऐसी स्थिति में क्या होगा? आई विल लूज प्रीमियम टू दिस मैन। तो उस स्थिति में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जो 10 रुपए मैंने इसको प्रीमियम के तौर पे दिए वो मैं लूज कर जाऊंगा। कह रहा है लेकिन आई हैव द फ्रीडम टू बाय फ्रॉम द मार्केट एट लोअर प्राइस। कह रहा है लेकिन ऐसी स्थिति में, यानी कि जिस स्थिति में प्राइस गिर जाता है मार्केट में, तो ऐसी स्थिति में मेरी पूरी आजादी है मेरे पास कि भाई कोई जबरदस्ती नहीं कि मैं इससे आके 160 रुपए में माल खरीदूं। मैं 10 रुपए क्या कर दूंगा? लूज कर जाऊंगा और मार्केट में जाकर के जो कम रेट के ऊपर स्टॉक प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर मैं कियन के स्टॉक्स परचेज कर दूंगा। अब ये इतना सारा कुछ सोचने के बाद ना ये इसको थम्स अप बोल देता है। ये भी बोलता है ठीक है भाई, ओके डन। तो अब ये बंदा सोच रहा है आई एम वेरी स्मार्ट, आई गॉट द डील। ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से आप देखने की कोशिश करिएगा कि दोनों पार्टीज के दिमाग में क्या चलता है। ठीक है जी, ये कॉल कॉन्ट्रैक्ट है। एक तरफ कॉल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बंदा है जो कि खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ ये बंदा है जो कि बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों के दिमाग में क्या गणित चल रही है, क्या मैथमेटिक्स चल रही है, क्या कैलकुलेशन चल रहा है। तो ये जो बायर बंदा है ये सोच रहा है कि भाई आई एम वेरी स्मार्ट, आई गॉट द डील। कह रहा भाई मैं तो बहुत ज्यादा चालाक आदमी निकला, मैंने तो बहुत अच्छी डील कर ली है। दूसरी तरफ ये सेलर बंदा है, ये क्या सोच रहा है? ये हंस रहा है, कह रहा हा मार्केट इज नेवर गोइंग टू राइज। कह रहा मार्केट कभी जो है ना तेजी नहीं होने वाली है, मार्केट तो आगे चल करके गिरेगी। He will never turn to me to buy at fixed price। कहना ये कभी भी मुझसे आकर के ना 160 रुपए पे माल नहीं खरीदेगा। He will instead buy from the market at lower price। कहना ये एक्चुअली में तो मार्केट में जाकर के ना लोअर प्राइस के ऊपर स्टॉक्स खरीदेगा। कहना ऐसी स्थिति में क्या होगा? He will lose the premium। कह रहे जो 10 रुपए इसने मुझे दिए हैं ना, ये पूरा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो देखिए आप, मार्केट को लेकर के दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं।
और एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसको हम कॉल कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, जिसमें एक तरफ कॉल बायर है जो कि व्हाइट शेड में है और एक तरफ कॉल सेलर है जो कि ब्लैक कोट में है। तो ये किस तरह से दोनों के दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है और मार्केट को लेकर के दोनों के पर्सपेक्टिव क्या है, दृष्टिकोण क्या है, वो भी आपको समझने की जरूरत है। तो इस तरह से हमने इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखा कि इन दोनों पार्टीज के जो ओपिनियन है वो मार्केट को लेकर के बिल्कुल डिफरेंट है और अब इन दोनों प्लेयर्स में से, इन दोनों पार्टीज में से किसको एक्चुअली प्रॉफिट होगा और किसको एक्चुअली में लॉस होगा, ये सिचुएशन तो आगे जब सेटलमेंट डेट आएगी तब जाकर के क्लियर होगी। तो हम उन सिनेरियोज को भी देखेंगे कि आगे चल करके मार्केट किस तरह से प्ले आउट होगा, आगे चल करके मार्केट किस तरह से मूवमेंट लेगा और उसके बेसिस पर इसमें किस पार्टी को प्रॉफिट होगा और किस पार्टी को लॉस होगा, इसके ऊपर भी जो कैलकुलेशन हो सकते हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर बाद ही। लेकिन यहाँ पर अभी ये जो ओवरऑल कन्वर्सेशन हुआ उसको एक बार फिर मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा कि हमने देखा कि ये एक अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है, अपने आप में एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस यहाँ पर जो व्हाइट शेड वाला बंदा है ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऑप्शन को एंजॉय कर रहा है, ये एक तरह से राइट को एंजॉय कर रहा है। वो राइट उसके पास ये है कि उसके पास मर्जी है कि वो सेटलमेंट वाले दिन जो फिक्स प्राइस है यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर वो बाई स्टॉक्स को बाई भी कर सकता है और उसके पास ये भी राइट मौजूद है कि वो सेटलमेंट वाले दिन इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकता है बिना माल को बाई किए, यानी बिना स्टॉक्स को बाई किए। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो ये व्हाइट शेड वाला बंदा है इसके अंदर ऑप्शन को एंजॉय कर रहा है, ठीक है जी। तो इसीलिए इसको हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो बंदा है कि जो कि इसको एक तरह से व्हाइट शेड वाले बंदे को कमिटमेंट दे रहा है कि भाई ठीक है मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूं कि तुम्हारी मर्जी है कि तुम सेटलमेंट वाले दिन आकर के मुझसे इस फिक्स्ड स्ट्राइक प्राइस के ऊपर स्टॉक्स को परचेज कर सकते हो और मैं तुम्हें ये भी चॉइस दे रहा हूं। ये ब्लैक कोट वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मैं तुम्हें ये भी ऑप्शन दे रहा हूं, मैं तुम्हें ये भी चॉइस दे रहा हूं कि तुम्हारी मर्जी है कि अगर तुम्हारी मुझसे फिक्स स्ट्राइक प्राइस के ऊपर स्टॉक्स बाई करने का ना मन हो तो तुम ना भी बाई करो। लेकिन साथ ही साथ ये जो ब्लैक कोट वाला व्यक्ति है ये 10 रुपए अलग से चार्ज कर रहा है, यानी कि स्टॉक्स के केयर्न का जो स्टॉक्स हैं उनके तो 160 रुपए तय किए गए लेकिन ये 10 रुपए अलग से चार्ज कर रहा है। और ये 10 रुपए अलग से क्यों चार्ज कर रहा है? क्योंकि वो उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको एक ऑप्शन दे रहा है, वो उसको एक चॉइस दे रहा है। तो इस चॉइस के अगेंस्ट ही ये 10 रुपीज अलग से चार्ज कर रहा है। तो हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं वो हमने समझने की कोशिश करी कि एक तरफ एक पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के ऑप्शन को एंजॉय कर रही है। वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑप्शन क्या है कि राइट टू बाय और राइट टू नॉट बाय, ठीक है ना, उसकी मर्जी है कि वो खरीदे या ना खरीदे। तो इस तरह के इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं वो कॉल ऑप्शन के नाम से बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे मूव ऑन करते हैं और यहाँ पर आपके सामने आ भी रहा है कि ये एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक सेटलमेंट डेट है, जिस सेटलमेंट डेट के ऊपर ये जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होगी और इसके अंदर जो स्ट्राइक प्राइस है यानी कि जिस प्राइस को फिक्स किया गया है इसके अंदर वो 160 रुपए है केयर्न के स्टॉक्स के लिए और ये जो प्रीमियम है ये 10 रुपए अलग से ये जो पार्टी है ब्लैक कोट वाली वो चार्ज कर रही है और ये जो व्हाइट शेड वाला बंदा है इसको अलग से 10 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था ये 10 रुपए उसको पे करने पड़ रहे हैं और ये ब्लैक कोट वाला व्यक्ति ये 10 रुपए चार्ज कर रहा है, वो ऑप्शन के लिए चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक तो केयर्न का स्टॉक और दूसरी तरफ ये चॉइस जो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना रही है, स्पेशल बना रही है, ठीक है ना। तो चॉइस के भी पैसे हैं, इस ऑप्शन के भी पैसे हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए अब इन लोगों को ब्लैक शर्ट और ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट तो मैं बोलते बोलते थोड़ा सा थक गया हूं तो इनका थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। तो इस व्हाइट शर्ट वाले व्यक्ति को हम क्या बुला रहे हैं, कॉल बायर के नाम से बुला रहे हैं और इस ब्लैक कोट वाले व्यक्ति को हम कॉल सेलर के नाम से बुला रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, जो चॉइस है, इस चॉइस को हम लोग कॉल बोलते हैं। क्योंकि ये जो व्हाइट शर्ट वाला व्यक्ति है इसको कॉल बायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स तो बाई कर ही रहा है लेकिन साथ ही साथ एक खास तरह के ऑप्शन को भी ये बाई कर रहा है।
तो ये दोनों चीजों को अलग अलग करके आप देखिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें हैं। एक है स्टॉक, कियन का स्टॉक, जिसको ये व्हाइट शर्ट वाला व्यक्ति बाई करना चाहता है। दूसरी तरफ वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक खास तरह की जो फैसिलिटी ले रहा है, एक खास तरह की एक चॉइस ले रहा है। उस चॉइस को, उस ऑप्शन को हम कॉल के नाम से बोलते हैं। इसीलिए इस व्यक्ति को हम क्या बोल रहे हैं? कॉल बायर बोल रहे हैं, क्योंकि इसने एक खास तरह के ऑप्शन को बाई किया है, इसने चॉइस को भी बाई किया है। ठीक है जी, इसलिए इस व्यक्ति को हम क्या बोल रहे हैं? कॉल बायर बोल रहे हैं। और ये जो ब्लैक कोट वाला व्यक्ति है, इसको हम कॉल सेलर बोल रहे हैं। कॉल सेलर इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टॉक्स तो सेल कर ही रहा है, स्टॉक्स को तो भूल जाइए आप, लेकिन ये साथ ही साथ एक ये खास तरह की चॉइस को भी सेल कर रहा है। ठीक है, चॉइस को सेल कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसने व्हाइट शर्ट वाले व्यक्ति के पास जो ऑप्शन है, जो चॉइस है, वो चॉइस उसके पास कहां से आई है? ये इस ब्लैक कोट वाले व्यक्ति ने इस व्हाइट शर्ट वाले व्यक्ति को चॉइस दी है, इसलिए इसके पास चॉइस आई है। ठीक है जी, और इस ब्लैक कोट वाले व्यक्ति ने इस चॉइस के अगेंस्ट, इस ऑप्शन के अगेंस्ट 10 रुपए अलग से चार्ज किए हैं। तो ये दो काम कर रहा है ब्लैक कोट वाला व्यक्ति जो है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसके अंदर ये केएम के स्टॉक्स तो सेल करने की तो बात कर ही रहा है, साथ ही साथ ये एक और खास बात कर रहा है कि ये व्हाइट शर्ट वाले व्यक्ति से बोल रहा है कि भाई तू मुझसे एक खास तरह की चॉइस भी ले ले, तुम मुझसे एक चॉइस भी ले लो, एक खास तरह का एक ऑप्शन भी ले लो, और उस ऑप्शन का नाम है कॉल। इसलिए ये व्यक्ति क्या कहला रहा है? कॉल सेलर कहला रहा है। तो ये जो कॉल बायर है, इसके पास एक कॉल नाम का ऑप्शन है जो उसको ये राइट दे रहा है कि उसकी मर्जी है कि वो सेटलमेंट डेट के ऊपर बाई करे या ना करे। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि भाई आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा आगे और प्ले करते हैं। तो अब हम आपको क्या दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब हम सेटलमेंट डेट के ऊपर पहुंचते हैं तो किस तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं, और उन सिनेरियोज में इन कॉल बायर और कॉल सेलर को किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सेटलमेंट डेट, जो कोई भी सेटलमेंट डेट जो थी वो अब आ चुकी है, और पहला सिनेरियो हम देख रहे हैं। ये पहला सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि जिसमें मार्केट जो है उसमें प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, जैसा कि इस व्हाइट शर्ट वाले व्यक्ति को अंदेशा भी था कि कैश मार्केट के अंदर ये जो प्राइसेस थे वो तकरीबन 180 रुपए के हो गए हैं। कैश मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, एकदम भूलिएगा नहीं और एकदम ध्यान ना लूज करिएगा कि जब सेटलमेंट डेट आई तो उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर कैश मार्केट में जो केएम का स्टॉक्स था, वह केएम के जो स्टॉक्स थे वो 180 रुपए के भाव से ट्रेड हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में बताइए प्रॉफिट एंड लॉस की क्या सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको ये दो कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कॉल बायर का क्या सीन रहा है। कॉल बायर का ये सीन रहा है कि इसने 160 रुपए पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था स्टॉक्स को खरीदने का, वो डेफिनेटली वो खुशी खुशी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा। तो इस तरह से वो इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से, यानी कि इस कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की मदद से वो 160 रुपए के भाव से क्या कर लेगा? स्टॉक्स को खरीद लेगा। और क्योंकि कैश मार्केट में 180 रुपए का रेट चल रहा है, तो 180 रुपए के भाव से क्या कर सकता है? अपने इन स्टॉक्स को वो सेल कर सकता है, जिससे कि वो 20 रुपए का सीधे सीधे क्या कर लेगा? प्रॉफिट कमा लेगा। लेकिन इस 20 रुपए के प्रॉफिट तो उसने कमाया, लेकिन इस 20 रुपए के प्रॉफिट को कमाने के लिए जो उसने कॉल ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें उसका एक खर्चा भी आया था ना, उसने प्रीमियम के तौर पर 10 रुपए पे किए थे। तो टोटल उसको जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? वो 10 रुपए का हो रहा है, क्योंकि 20 रुपए का जो प्राइस का डिफरेंस था उसमें से हमने क्या किया है? 10 रुपए के प्रीमियम को हमने घटा दिया है, लेस कर दिया है, और इस तरह से नेट प्रॉफिट इसको 10 रुपीज का हो रहा है। ठीक है जी। और दूसरी तरफ कॉल सेलर है, उसकी जो प्रिडिक्शन थी मार्केट को लेकर के, उसकी जो मार्केट को लेकर के समझ थी कि आगे प्राइस नहीं बढ़ेंगे, प्राइस गिर जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है, और एक्चुअली में प्राइस जो है वो के बढ़ गए। और उसको प्रॉफिट एंड लॉस का किस तरह से सिनेरियो उसके लिए हो रहा है, उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको जो केएम के स्टॉक्स हैं वो 160 रुपए के भाव से क्या करना पड़े? उसको सेल करना पड़े। ठीक है, जो कि अगर उसे ये शेयर्स डिलीवर करना है तो हम ये मान करके चलेंगे कि वो पहले मार्केट से बाई करेगा और फिर शेयर्स को क्या करेगा? डिलीवर करेगा। तो हमने ये कुछ एज्यूम करके यहाँ पर कैलकुलेशन दिया है
कि 160 रुपए के भाव से क्या करना पड़ रहा है, उसे दूसरी पार्टी को केन के स्टॉक्स क्या करना पड़ रहे हैं, सेल करना पड़ रहे हैं, जो कि उसे मार्केट से यानी कि कैश मार्केट से खरीदेगा ना वो, तो उसे कैश मार्केट से 180 रुपए के भाव से वो स्टॉक्स खरीदने पड़ रहे हैं। तो एक तरह से उसे 20 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से वो 10 रुपए प्रीमियम के तौर पे पहले कमा चुका है। तो इस 20 रुपए के लॉस में से 10 रुपए क्या हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं प्रीमियम के, और उसको जो नेट लॉस हो रहा है वो 10 रुपीज का हो रहा है। तो इस तरह से जो हमने कैलकुलेशन देखा तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से कॉल बायर को क्या हो गया, फायदा हो गया, क्योंकि उसने कॉल ऑप्शन ले रखा था और यहाँ पर ये जो कॉल सेलर है उसको 10 रुपीज का ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये तो पहला सिनेरियो था जिसमें हमने ये देखा कि जब सेटलमेंट डेट आई तो कैश मार्केट के अंदर केन के जो प्राइसेस थे वो बढ़ चुके थे और कॉल बायर ने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को यानी कि कॉल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज किया और इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से उसने जो स्ट्राइक प्राइस 160 रुपए की थी यानी कि फिक्स प्राइस जो 160 रुपए का था उस पर उसने स्टॉक्स खरीदे। ठीक है जी, तो ये एक सिनेरियो रहा। आगे दूसरा सिनेरियो जो है वो हम देखने जा रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो गिर गया है यानी कि प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट सामने आ रहे हैं। कह रहे हैं कॉल बायर डज नॉट एक्सरसाइज हिज राइट टू बाय थ्रू कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एट 160 बिकॉज ही गेट्स चीपर प्राइस इन कैश मार्केट। कि कॉल बायर ने ये जो कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया था कॉल सेलर के साथ, वो सेटलमेंट वाले दिन उसके लिए ये जो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था इसके कोई मतलब नहीं रह गए, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था 160 रुपए के हिसाब से माल खरीदने का, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्यों एक्सरसाइज करेगा, जबकि ऑलरेडी मार्केट में यानी कि कैश मार्केट में सेटलमेंट वाले दिन भाव ऑलरेडी 140 रुपए का चल रहा है। तो भाई ये जो 160 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था ना वो तो उसके लिए एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा और उसके पास ऑप्शन तो है ही है, यानी कि वो बिना खरीदे इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर सकता है, एग्जिट कर सकता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम कि कॉल सेलर की क्या स्थिति हो रही है। यहाँ पर कॉल सेलर्स जजमेंट प्रूव्स राइट, यानी कि कॉल सेलर का जो जजमेंट था कि आगे चल करके प्राइस गिरेंगे और ये जो कॉल बायर है मुझसे कभी भी 160 रुपए पे माल खरीदने नहीं आएगा, तो इसका जजमेंट जो है वो बिल्कुल सही फिट बैठा है। ठीक है जी, और आगे देखते हैं कि इसकी वजह से किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन होती है। तो क्योंकि ये जो कॉल बायर है इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर रहा है तो उसका टोटल लॉस 10 रुपए का हो रहा है, जो उसने प्रीमियम के तौर पर शुरू में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय कॉल सेलर को दिए थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉल सेलर का जो है एकदम सीधे 10 रुपए का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कॉल बायर जो था वो उससे माल खरीदने आया ही नहीं और जो 10 रुपए उसके प्रीमियम के थे वो उसने पूरी तरह से अपने पास पॉकेट में रख लिए। तो ये हमने देखा कि दोनों सिनेरियोज में यानी कि चाहे मार्केट बढ़ता है या मार्केट गिरता है, किस तरह से कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉल बायर और कॉल सेलर के लिए प्ले आउट होता है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये अभी भी मैं आपके लिए ऑप्शंस के अभी कॉल ऑप्शन की मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश करी है और मैंने आपको दोनों सिनेरियोज बताने की कोशिश करी है। अभी आगे पुट ऑप्शन की भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है कि एक्चुअल में कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है और किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन हो सकती है कॉल बायर या कॉल सेलर के लिए। आगे चल करके हम देखेंगे पुट बायर के लिए और पुट सेलर के लिए। लेकिन जो एक्चुअल में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं वो ट्रेडिंग जो होती है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यानी कि अप्रोच जो होती है ट्रेडर्स की वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आगे चल करके हम एक्चुअल में ऑप्शंस की ट्रेडिंग किस तरह से होती है उसको भी देखेंगे, लेकिन उस ट्रेडिंग को आप अच्छी तरह से कमांड तभी कर पाइएगा, उन ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को आप अच्छी तरह से तभी पकड़ पाइएगा और उनको अच्छी तरह से तभी आप सिलेक्ट कर पाइएगा जबकि आपको ऑप्शंस की जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जो कि मैंने अभी आपको देने की कोशिश करी है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को आप कई बार आप प्ले करके देखें और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं यहीं पर ही इस कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ और अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।